नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय माता दी। चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़ में एएस स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बोले थे कि इस पीवाईक्यू सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम इसको 2 सेगमेंट में करेंगे। पहले जीके का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जीएस का क्वेश्चन करेंगे। तो ये है हमारे वाइट बोर्ड पर आज 21/1/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 का पहला क्वेश्चन। जय माता दी साथियों, हर हर महादेव। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है। पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन के छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है अंटार्कटिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन सी दिया हुआ है जापान, और ऑप्शन डी दिया हुआ है चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के ऊपर बसंत के मौसम में हमारा ओजोन का जो छिद्र है वो निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ओजोन के बारे में जान लेते हैं। ओजोन के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखते हैं यहाँ सबसे पहले ओजोन। ये जो ओजोन का परत है, ये जो पृथ्वी का जो 4 वायुमंडल का जो 4 सतह है वो कौन सतह में पाया जाता है? ये पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का जो परत है वो समताप मंडल में पाया जाता है। और ये प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में इसमें ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। और ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत का जो काम है, ओजोन परत का क्या काम है? ओजोन परत का काम है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। ओजोन परत को अंटार्कटिका के ऊपर 2 वैज्ञानिकों ने खोजा था। कई वैज्ञानिक ने खोजा था? 2 वैज्ञानिक ने खोजा था। और उस 2 वैज्ञानिक का नाम है ओजोन पर 2 वैज्ञानिक का नाम है फोरमैन और गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की थी। ओजोन परत का जो मोटाई है, इस ओजोन का जो मोटाई है वो किस में मापा जाता है? इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है बताइए आप लोग। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है डॉप्सन। डॉप्सन में क्या करता है? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। इसको बोलते हैं डॉप्सन। डॉप्सन एक यूनिट है। डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की क्या करती है? मोटाई मापते हैं। देख लीजिए आप लोग, हम हट जाते हैं। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। ओजोन समताप मंडल में स्थित है और ये हानिकारक पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। और इसका यूनिट जो होता है, मोटाई का यूनिट डॉप्सन में मापते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये है आपके वाइट बोर्ड पर हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो प्रकाशन है
वो किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए प्रकाशन समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब हम लोग देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ये है वाइट बोर्ड पर आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन 18 के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है महामाना एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो ट्रेन 18 के स्पीड के नाम से किसे जाना जाता है? ट्रेन 18 के नाम से किस ट्रेन को जाना जाता है? ये जाना जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को। किसको जाना जाता है? वंदे भारत एक्सप्रेस को जाना जाता है किस नाम से? सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। किसको? वंदे भारत एक्सप्रेस को। किसको जाना जाता है? वंदे भारत एक्सप्रेस को जाना जाता है। तो आइए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पहला कलर था वो किस रंग का था? नारंगी रंग। किस रंग का था? नारंगी रंग। और इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया था हरी झंडी दिखाकर। कहाँ से कहाँ तक गई थी ये वाला ट्रेन, कब गई थी और इसका अनावरण कब किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो इसको किया था 24 सितंबर 2023 को किया था। कब किया था? 24 सितंबर 2023। 24 सितंबर 2023 को वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये गई थी कासरगोड से त्रिवन्नत। चौबीस सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कासरगोड और तिरुवनंतपुरम के लिए हरी झंडी दिखाकर इसका परिचालन शुरू किया था। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। दिल्ली से किसके बीच हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर लिख देते हैं शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत हुई थी कहाँ से कहाँ तक के बीच? दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से कहाँ तक? वाराणसी के लिए। कब हुई थी? 15 फरवरी 2019। कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को हुई थी। 15 फरवरी 2019 को हुई थी। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है हुआंगहो, दूसरा है यांग्त्से, तीसरा है मेकांग और चौथा है आमूर। तो पीली नदी के नाम से किसको जाना जाता है? हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी के नाम से जाना जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और यांग्त्से जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे
बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांत्सी, जो कि चीन में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। चीन में बहने वाली यांत्सी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अब हम लोग देखते हैं आज का, ये है हमारा आज का पाँचवां प्रश्न। पाँचवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? किस मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद के बारे में कहा जाता है नाखुदा। नाखुदा मस्जिद को दिल्ली में बनने वाली कुतुब मीनार के पास पहली मस्जिद मानी जाती है। ओह सॉरी, इसका आंसर गलत हो गया। इसमें लिखे नहीं। इसका जो आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका आंसर क्या होगा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास बनने वाली दिल्ली में पहली मस्जिद मानी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास स्थित पहली मस्जिद मानी जाती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब हम देखते हैं आज का पाँचवां प्रश्न। आज का हमारा पाँचवां प्रश्न, आइए देखते हैं हम आज का पाँचवां प्रश्न। आज का हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। इनमें कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, और दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और डी नंबर ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर गवर्नमेंटल मेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा संगठन? तो कौन सा संगठन? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कौन सा संगठन प्रदान करता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखते हैं हम आज का सातवां प्रश्न। आज का हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है? सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? जिसमें ऑप्शन ए है एमीसैट, ऑप्शन बी है जीसैट 7A, ऑप्शन सी है जीसैट 29 और ऑप्शन डी है कॉर्टोसैट 2। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है
इस प्रश्न में कि सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था 2018 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा GSAT-7A। क्या हो जाएगा इसका आंसर? GSAT-7A सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है GSAT-7A। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। तो देखते हैं आज का आठवां प्रश्न, जिस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। जिसमें पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन नागालैंड और डी नंबर ऑप्शन मिजोरम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसके बारे में एक फैक्ट है कि नागालैंड भारत का कौन राज्य बना था? नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न संख्या कितना 9 देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 23। तो हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 थे, जो कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब हमारे मूल संविधान में 25 भाग कर दिया गया था। 25 भाग कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 25। कितना भाग है? 25 भाग है। कब संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब हम बोर्ड पर लिख के नहीं कर पाएंगे, तो आइए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते जाएंगे और उसके आंसर को डिटेल में वाइट बोर्ड पर चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो आइए हम लोग अब थोड़ा स्पीड में करते हैं इसके बारे में चर्चा। तो बोल रहा है हमारा 9वां प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, सॉरी अब हम लोग 10वां प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहे हैं? 10 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से है। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है
अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। जैसे कि हम लोग कल बताए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थ ही व्यवस्था शामिल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में बोल रहा है कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या होता है। DDL का पूर्ण रूप क्या होता है, DDL का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या होगा DDL का पूर्ण रूप, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज का प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उस रोबोट का क्या नाम है, दक्ष है। क्या नाम है, दक्ष है। दक्ष रोबोट जो है वो किसी चीज़ को नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। और रोबोट के बारे में आइए हम लोग कुछ जान लेते हैं। दक्ष रोबोट जो है भारत का पहला एंटी टेरर रोबोट है। दक्ष रोबोट क्या है, दक्ष रोबोट भारत का पहला एंटी टेरर रोबोट है। भारत का पहला एंटी टेरर रोबोट है। भारत का पहला एंटी टेरर रोबोट है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, आज का क्वेश्चन नंबर 14। आज का प्रश्न नंबर कितना, 14। आज का प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है हानुल, ऑप्शन बी दिया हुआ है अप्सरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है ध्रुव, ऑप्शन डी दिया हुआ है कामिनी। तो कामिनी एकमात्र ऐसा संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 14 नंबर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आज का प्रश्न नंबर 15 है कि पलासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दलों का नेतृत्व किसने किया था। पलासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दलों का नेतृत्व किसने किया था। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है एलन कनिंघम, ऑप्शन डी है जेम्स अलेक्जेंडर। तो इनमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव जो था वो पलासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दलों का नेतृत्व किया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक गांव में पलासी युद्ध हुआ था। और इतिहास द्वारा मीर जाफ़र के बारे में कहा जाता है कि मीर जाफ़र जो था उसको क्या कहा गया, क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व संरक्षण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये 15 नंबर प्रश्न खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 16। आज का प्रश्न नंबर कितना? 16। तो आज का प्रश्न नंबर 16 है कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सी है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी दिया हुआ है काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑप्शन डी दिया हुआ है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन था। इसके बाद हमारा आता है आज का 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न बोल रहा है कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू का जो 3 घटक होता है, सीपीयू के बारे में बोल रहा है। सीपीयू के 3 घटक, सीपीयू का 3 घटक कौन कौन सा होगा? सीपीयू का जो 3 घटक होता है वो है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। पहला होगा कंट्रोल यूनिट, दूसरा होगा मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू। ये 3 ठो होता है सीपीयू का। 3 क्या है? सीपीयू के 3 घटक है। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 18। तो आज का प्रश्न नंबर 18 है। आज जीके जीएस का प्रश्न नंबर 18। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर है जो है कि वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पहला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए संबंधित बैंक, और ऑप्शन बी है बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो किसी भी बैंक का जो कर में जो ब्याज लिया जाता है वो उसी बैंक से जो संबंधित रहता है, जिस बैंक से संबंधित होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना ब्याज लेना है। इसका डिसीजन आरबीआई नहीं लेती है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, आरबीआई से जुड़े हुए फैक्ट। तो आरबीआई जो है वो प्रति 2 माह पर आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी करती है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, आरबीआई का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर। मौद्रिक नीति बनाने वाली जो कमेटी होती है इसमें 6 सदस्य होता है, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निर्मित और
निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? तो सराय-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सराय-ए-अदल हिस्ट्री का जो प्रश्न है, सराय-ए-अदल का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से। और ये क्या था? सराय-ए-अदल क्या था? निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार। दिल्ली का क्या था? एक विशेष बाजार था। दिल्ली का एक विशेष बाजार, और इसकी स्थापना कौन किया था? इसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो स्थापना था वो क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे? भगत सिंह ने जो बम फेंका था वो किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। इसी के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। और इसी के कारण 31 मार्च, अभी जो हमारा ख़त्म 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का जो संबंध, भगत सिंह के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं बातें। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। ये तीनों ही वीर महान सपूत थे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को किसमें? लाहौर षड्यंत्र में संयुक्त रूप से क्या कर दिया था? इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। क्या कर दिया गया था? फांसी दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पॉलिटी से, क्वेश्चन नंबर शायद 20 होगा। क्वेश्चन नंबर आज का प्रश्न नंबर 20। तो आज का प्रश्न नंबर 20 जो है पॉलिटी से है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित, संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा है संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न आज का। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है,
आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल नाम इंजन के नाम से किसको जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा डिजाइन किया था गया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा। आज का प्रश्न नंबर 21, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, डिजाइन चार्ल्स बेबेज। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था और यह किया था पहला यांत्रिक कंप्यूटर। इसको किस नाम से जाना जाता है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर। पहला यांत्रिक कंप्यूटर, पहला यांत्रिक कंप्यूटर। अब देखते हैं हम आज का अपना प्रश्न नंबर 22। आज का प्रश्न नंबर 22 जीएस का, आज जीके जीएस का आज प्रश्न नंबर 22 है। तो आज का प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा, आज का प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में है, बोल रहा है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय था। क्या था, धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना, 23। प्रश्न संख्या 23। आज का अगला प्रश्न संख्या कितना है, 23 है, जिसमें बोला गया है मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे स्कूलों में जो मिड डे मील है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मिड डे मील किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मध्याह्न भोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, इसका मंत्रालय हो जाएगा बाल विकास मंत्रालय। इसका क्या हो जाएगा, सॉरी शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय से। किससे हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है, शिक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना, 24। तो आइए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। इसमें बोल रहा है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो भारत छोड़ो का मसौदा क्या तैयार किया था, महात्मा गांधी। क्या तैयार किया था, महात्मा गांधी। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। 1942 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो का मसौदा तैयार किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस मिशन के बाद आया था, क्रिप्स मिशन के बाद। भारत से लौटने के बाद क्रिप्स मिशन जो हुआ था, क्रिप्स मिशन के बाद जब गांधी जी भारत आए थे तब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था।
और गांधी जी द्वारा जो तैयार किया गया आंदोलन का उल्लेख क्या करता है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसा प्रश्न में क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा, इसका मसौदा के तैयार किया था, इसका मसौदा तैयार किया था, मसौदा तैयार किए थे महात्मा गांधी। और मसौदा तैयार किए थे महात्मा गांधी और कब किए थे, 8 अगस्त 1942 को। कब किए थे, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे, महात्मा गांधी जब कहाँ से आए थे, वापस जब आए थे, वापस लौटने के बाद। कहाँ से वापस लौटने के बाद, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से वापस लौटने के बाद, क्रिप्स मिशन से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को इसका मसौदा तैयार किया था। और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन शुरू कब हुआ, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और करो या मरो का नारा का संबंध के दिया किससे है, महात्मा गांधी से। किससे है, महात्मा गांधी से है। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का क्वेश्चन नंबर 25। आज का क्वेश्चन नंबर कितना, 25। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, बल्कि यहाँ का जो राज्यपाल होता है वो नियुक्त करते हैं। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो ही नियुक्त करते हैं भारत बोलते हैं। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वही जो जीती हुई पार्टी रहती है उसमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करती है। और राज्यपाल से संबंधित हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। तो राज्यपाल जो होता है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति का दूत कहा जाता है। इस किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और राज्यपाल का जो पद है इसका उल्लेख संविधान में मिलता है। और राज्यपाल का जो पद है वो कहा जाता है कि राष्ट्रपति का प्रसाद के रूप में मिलता है। राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जो होता है पद वो राष्ट्रपति का प्रसाद प्रांत है। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या कितना है, 26। प्रश्न संख्या 26। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यह
इसमें ऑप्शन है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, यह वाणिज्यिक बैंकों का आरक्षित नगद अभिरक्षक है, और यह करेंसी नोट जारी करता है, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो इनमें से कौन नहीं है इसका कार्य? तो करेंसी जो जारी करता है वो आरबीआई करता है, तो ये इसका कार्य हो जाता है। और अगला है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये बात भी सही है। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी की अभिरक्षक है, ये बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये बात आरबीआई के संबंध में गलत है। अब आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 27। आज का प्रश्न नंबर 27 है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ किया जा सकता है। फसलों का उत्पादन और पशु पालन दोनों एक साथ करेंगे तो उसको बोलेंगे मिश्रित कृषि। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। तो आज का प्रश्न संख्या 28 है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2026 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि करेंट अफेयर्स हमें अभी का पढ़ना है। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसी ईयर का जीएस का प्रश्न देखेंगे अगले पार्ट में। ये जीके का था जो कि करीब करीब हमने देखा कि पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद हमें फ़ायदा यह मिलता है, पीवाईक्यू एनालिसिस, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में इसी ईयर का जीएस के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार नॉन स्टॉप लगातार आपकी सफलता से हमारी सफलता तक पीवाईक्यू सीरीज चलाते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।